हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है चैप्टर 1 के लिए, आज अप्लाइड मैथमेटिक्स का हम टॉपिक करने वाले हैं, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। क्लास 12th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th के हिसाब से देखोगे तो भी इंपॉर्टेंट है और सीयूटी के हिसाब से देखोगे तो भी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये टॉपिक आपके काम आता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं जो क्वांटिटी मैथ्स में काम आते हैं उस तरह के टॉपिक्स हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट वाइज, सबसे पहला टॉपिक है, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पहली एक्सरसाइज नहीं करी तो दूसरी नहीं कर सकते हो, दूसरी नहीं करी तो तीसरी नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक एक्सरसाइज एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट के साथ है। तो टोटल मिलाकर हमारे सिलेबस में 5 कंसेप्ट है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, उसके बाद फिर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मोड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम्स एंड रेसिस एंड गेम्स। तो 5 टॉपिक है, पांचों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सेकंड एक्सरसाइज नहीं करी है तो थर्ड कैसे करोगे, यानी पूरा चैप्टर बिल्कुल अलग अलग दे रखा है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले, उससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे मॉडुलो अर्थमेटिक। तो इस मॉडुलो अर्थमेटिक का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 10th क्लास में लेके चलता हूँ। 10th क्लास में पर शायद वो आपके सिलेबस से डिलीट था, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक चीज हमने आपके सिलेबस में थी, लेकिन शायद वो डिलीट हो गई थी कोविड की वजह से। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में होता क्या था कि अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट है ना, वो ये कहती थी कि अगर आप किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो वहां पर आपको एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। यानी अगर मैं किसी नंबर को लेता हूं, मान लो मैंने नंबर लिया, सपोज मैंने नंबर ले लिया 9, और 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये आ गया 4 टू जा 8, और माइनस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो 2 यहाँ पर क्वोशिएंट आ गया, 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 9 को लिखते हैं हम 4 इंटू में 2 प्लस 1। यहाँ पर ये डिविडेंड बन गया आपका, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर हो गया। उसके बाद फिर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। अब ये वाली जो चीज है ना, ये आपने छोटी क्लासेस में भी की होगी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 10th क्लास से पहले भी आपको की होगी, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको याद आ रहा है। तो यानी यहाँ पर जो टॉपिक है ना, वो बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही चीजें हैं। तो ये कहता है व्हेन वी डिवाइड इंटीजर ए बाय इंटीजर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऑब्वियसली जिससे हम डिवाइड करेंगे वो जीरो के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वी हैव ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी का मतलब हो गया ये डिवाइजर, क्यू का मतलब हो गया क्वोशिएंट, प्लस आर का मतलब हो गया रिमाइंडर। वेयर एज क्यू एंड आर बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू और आर दोनों इंटीजर्स आएंगे, यानी जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होगा वो इंटीजर्स में आएंगे। और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि जो आर की वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी, और कहां तक होगी, लेस देन मॉडुलस ऑफ बी। बी मतलब डिवाइजर, जो भी डिवाइजर होगा, डिवाइजर नेगेटिव भी हो सकता है, डिवाइजर पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। छोटी क्लासेस में डिवाइजर नेगेटिव हम नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे। इसलिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ बी आपको यूज करना है, मतलब जो भी आप रिमाइंडर निकालोगे, जो भी आर निकालोगे, आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो से बड़ी लेकिन कहां तक हो सकती है, मॉडुलस ऑफ बी तक। यानी जो आपका डिवाइजर है, जैसे यहाँ पर 4 है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्वल्स टू नहीं होगा, बी से छोटा होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप डिवाइड करोगे, और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो इस बात पे, नहीं दिया हो, हमेशा जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो वैल्यू इससे छोटी होती है, तभी तो हम स्टॉप करते हैं। अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती रहेगी तो हम उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक ये वैल्यू वैल्यू छोटी ना आ जाए। तो इनडायरेक्टली ये चीज हम छोटी क्लासेस से ही करते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली अब आपको ध्यान रखना है कि भाई रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। अब मॉडुलो अर्थमेटिक में जब हम इस चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया, हमने इसको 9 को इस तरीके से लिखा। जब मॉडुलो अर्थमेटिक में हम इसी चीज को लिखेंगे तो क्या लिखने का तरीका रहेगा, ए मॉड बी इक्वल्स टू आर। यानी 9 को जब आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आएगा 9 मॉड 4 इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 1। यहाँ पर जो क्वोशिएंट है
इसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि क्वोशंट आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वोशंट आपको नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, बस रिमाइंडर लिखना है। इसीलिए जो ये जो अर्थमेटिक होता है ना, मॉडुलो अर्थमेटिक, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, क्वोशंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्वोशंट को हमने निकाल दिया यहाँ से बाहर। आपको सिर्फ रिमाइंडर ध्यान रखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसी चीज को जैसे आप ऐसे लिखते थे या ऐसे डिवाइड करते थे, अब आपको मॉडुलो अर्थमेटिक में इस तरीके से लिखना है। तो देखो चीज तो वही है, चीज तो वही है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, यानी पुरानी चीज को एक नए फ्लेवर में पेश कर दिया है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर पीछे से कनेक्ट करोगे तो बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। और दूसरी बात, जो अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर होते हैं, इसको हम क्लॉक अर्थमेटिक भी बोलते हैं। क्लॉक अर्थमेटिक क्यों? क्योंकि जो क्लॉक होता है ना, क्लॉक में ऐसे 12 तक नंबर जाते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट कर जाता है। तो कहीं कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पहुंचोगे और उसके बाद फिर वापस आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रैप अराउंड सिस्टम। क्या सिस्टम बोलते हैं हम इसे? रैप अराउंड सिस्टम। जहां पर भी इस तरह का सिस्टम होता है, वहां पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं वैल्यूज निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्लॉक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम इसको क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल देते हैं। क्लॉक के अलावा आप जैसे एंगल्स होते हैं, एंगल्स 0 डिग्री से स्टार्ट होकर ऐसे 360 डिग्री तक हो जाएगा, तो वो भी एक मॉडुलो अर्थमेटिक का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मतलब जहां भी एक पर्टिकुलर एक हाईएस्ट पॉइंट तक आप पहुंच गए, उसके पहुंचने के बाद फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़े, वहां पर आपको मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करना है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे आपको उसको रिमाइंडर निकालना है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके पास 4 डिफरेंट कंडीशंस आ सकती है। अगर मैं पहली कंडीशन लूं जिसमें a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, जैसे अभी हमने क्या करा भाई, हमने 9 को डिवाइड किया था 4 से, 4 2 जा 8, और हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। तो हमने यहाँ पर लिखा इसको 9 mod 4 इक्वल्स टू रिमाइंडर क्या आया 1, ये लिखा हमने। जब हम ये वाला केस लेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाए। तो a क्या हमारा? a डिविडेंड है, तो हमारा ये हो 9 और b हो जाए -4। अब यहाँ पर आपको -4 को वैसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको 9 से छोटा नंबर मिले? 9 से छोटा कौन सा? 8 ही आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 8 तो आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो -8 आएगा। तो -8 छोटा तो है इससे, लेकिन बहुत छोटा है। इससे पहले और भी नंबर होंगे जो 9 से छोटे हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर +2 ना लेकर मैं -2 यहाँ पर लेता हूँ, ताकि ये मेरा प्लस बन जाए। अब उसके बाद जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो क्या कहता है कि इसमें से आपको इसको माइनस करना है। उस माइनस को हम लिखते नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर करा 9 में से 8 हम माइनस कर रहे हैं, कर तो माइनस रहे ना, लेकिन बचपन से करते आ रहे हैं तो ये लिखना हमें नहीं सिखाते, हमें सीधा बता देते हैं कि भाई 9 में से 8 माइनस कर दिया तो आपके पास ये 1 आ गया। तो वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि 9 में से 8 माइनस करना है। लेकिन जब माइनस वाली वैल्यूज आती है ना, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंसेप्ट ध्यान रखना। 9 में से 8 माइनस करेंगे, ये 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि आपने 9 को डिवाइड करा -4 से, मॉड ऑफ -4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर आ गया 1। अब आते हैं हम इस केस पर जहां पर a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0, मतलब a और b दोनों की ही वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो हमने a की वैल्यू ली -9 और b की वैल्यू ले ली हमने -4। अब -4 को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ, 2 से करता हूँ तो -8 आता है। लेकिन जो डिवीजन का कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो -8 आ रहा है, लेकिन जब आप नेगेटिव साइड जाते हो तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बड़ी बन जाती है। ऐसे ही होता है ना, नेगेटिव साइड जैसे जैसे आप जाओगे तो जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, जितनी छोटी वैल्यू उतनी बड़ी बन जाती है। तो यानी इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो 8 बड़ा है, -8 बड़ा है -9 से, तो डिवीजन का कंसेप्ट है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पर इससे छोटा नंबर चाहिए, तो इसके लिए हमें इसको एक नंबर और बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पर 2 ना लेकर हम यहाँ पर लेते हैं 3। तो 3 लाने से क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा -12। अब क्योंकि फिर यही वाला कंसेप्ट कि हम इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं, हम -9 में से -12 को माइनस कर रहे हैं, -9 में से -12 को माइनस कर रहे हैं, मतलब -9 में से माइनस कर रहे हैं हम किसको? -12 को। तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी रिमाइंडर बनेगा आपका 3। रिमाइंडर आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं छोड़ना है, रिमाइंडर को लास्ट में पॉजिटिव आपको जरूर करना है।
तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास आ गया कि -9 को हमने डिवाइड किया -4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बन गया 3। चौथे केस पर आते हैं जहां पर a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो, तो a नेगेटिव हो गया और a अंदर नेगेटिव होगा, a ये है हमारा, और b की हो गया पॉजिटिव, तो b को रख देते हैं पॉजिटिव। तो 4 से अगर हम इसको करते हैं तो फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, -12 लाना पड़ेगा, उसके लिए -3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर -12 आ गया, फिर से वही रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, तो ये बन गया -9 मॉड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से चारों केसेस में से कोई भी नेगेटिव आ जाए, कोई भी पॉजिटिव आ जाए, चाहे ए नेगेटिव हो चाहे बी नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो आंसर है आप इस तरह से बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हुई ए और बी की बात की, ए और बी अगर ऐसे आते हैं तो मॉडुलो अर्थमेटिक में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 मॉड 4, 22 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, तो 2 रिमाइंडर आएगा। एमसीक्यू आएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 22 को डिवाइड करो 4 से, 2 रिमाइंडर आ गया, आपका काम खत्म। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा लिख के दिखा दो भाई, 22 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब डिवीजन आप यहाँ पर दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। ऐसे आप इसको डिवाइड करोगे, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर बन जाएगा 0। यहाँ पर आ गया -15, तो जैसे माइनस वाले नंबर अभी हमने समझे, अगर -5 को अगर हमें -15 को डिवाइड करना है 2 से, तो अगर मैं यहाँ 2 7 जा 14 करता हूँ माइनस का, ठीक है, माइनस का 14 करता हूँ तो वो इससे बड़ा होगा, तो मेरे को इससे छोटा जाने के लिए 2 8 जा 16 पे जाना पड़ेगा। -8 यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और यहाँ आ जाएगा -16, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब तो समझ में होंगे ना, ये -15 में से माइनस कर रहे हैं -16 को, तो रिमाइंडर आएगा +1, तो यानी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -15 मॉड 2 की वैल्यू बनेगी 1। 4 मॉड 9, 4 को डिवाइड करना है 9 से, लेकिन 4 तो पहले से छोटा है, 4 तो पहले से छोटा है, वो डिवाइड होगा नहीं, और पॉजिटिव भी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा इसका आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 0, फिर अगला आंसर आया 1, उससे अगला आंसर आ गया आपका 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इट इज करंटली 8 AM, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन द नेक्स्ट 500 आवर्स। ये कह रहा है कि अभी जो समय है ना वो शाम के 8 सुबह के 8 बजे, 8 AM सुबह के 8 बजे है, और अब से ठीक 500 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा। अब 500 आवर्स काफी ज्यादा आवर्स हो गए, अगर थोड़े बहुत छोटे आवर्स होते, मान लो आपसे पूछ लेता कि भाई 26 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, तो हम निकाल सकते थे कि भाई हमें पता है कि 24 आवर के बाद जो क्लॉक है ना हमारी, वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर वापस टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो अगर 26 दिया होता तो 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो गए, मतलब सुबह के 8 बज गए अगले दिन, फिर उसमें हमारे पास 2 घंटे और बचे हैं, तो 2 घंटे ऐड कर देते, हमारे पास आंसर आ जाता 10 AM। लेकिन अगर 500 आपको दे रखा है या ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसको आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप क्या निकालो, वहां पर मॉड 24 निकालो। मॉड 24 क्यों, क्योंकि दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर AM या PM के बारे में आपको बताया जाए तो हमेशा मॉड 24 ही निकालना है। अगर खाली ये बोलता है ऐसे क्वेश्चन में कि भाई 8 सुबह के 8, सुबह के नहीं, बस ये बोलता है कि भाई 8 बज रहे हैं, सुबह के या शाम के, मतलब तो हमें कुछ नहीं, 8 बज रहे हैं, तो उस केस में आप मॉड 12 निकालो। लेकिन जब AM PM आ गया तो मॉड 24 निकालना है, तो 500 का मॉड 24 निकाल लेते हैं हम, कितना आया, यानी 500 को डिवाइड करते हैं हम 24 से, तो 24 2 जा 48, 2 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन भी 20 आएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर आ गया 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 आवर्स है ना, ये 20 आवर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब 24-24 घंटे के जो साइकिल है ना, वो पूरे होने के बाद 20 घंटे बचते हैं, तो 20 घंटे आप इसमें ऐड कर दो, तो 8 का टाइम है, 20 घंटे ऐड करेंगे तो 28 हो गया। अब 28 का मतलब क्या हो गया, 28 का मतलब हो गया कि इसको आप दोबारा मॉड 24 निकालोगे तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 12 से कम बचता है तो सुबह का टाइम हो गया, अगर रिमाइंडर 12 से ज्यादा बचेगा तो शाम का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 से कम आ रहा है तो टाइम हो गया आपका 4 AM। ये हमारा इसका आंसर आ गया।
उसके बाद टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो भी यहाँ पर मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं ना मॉडुलो अरिथमेटिक, उसी को लिखने का आप कह सकते हो कि दूसरा तरीका है। बस तरीके लिखने के थोड़े बहुत चेंज है, बाकी कंसेप्ट सारा लगभग सेम चलेगा। कहता है कि लेट ए एंड बी टू इंटीजर एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। ए और बी दो इंटीजर है और एक एन इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, मतलब 1 नहीं लेना, 1 से बड़ा लेना है। देन ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड रिटर्न एज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। मतलब कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। है ये सारे इंटीजर, ठीक है, ए और बी ये दोनों इंटीजर है और एन आएगा ये भी इंटीजर है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी ना एन, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे नंबर डिवाइड ही हो जाएंगे, रिमाइंडर उसका 0 आएगा, तो उसका कोई यहाँ पर लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी है। अब जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में हमने लिखा था, ये उसी जो मॉडुलो अरिथमेटिक में हमने लिखा था, ये भी उसको एक लिखने का एक तरीका है। वहां पर हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे ए मॉड बी इक्वल्स टू एन। अब इसी चीज को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में लिखूं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए को हम डिवाइड कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड बी, मतलब हम ए को अगर बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है एन। तो यही चीज लिखने का तरीका बस डिफरेंट हो गया, और कुछ नहीं है, नई चीज कुछ भी नहीं है। जब ये कह रहा है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, तो इसका मतलब है कि अगर आप ए को डिवाइड करते हो एन से तो उसका रिमाइंडर आता है बी, यानी रिमाइंडर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये बी। इसका एक दूसरा मतलब आप समझ सकते हो, ये भी आप कह सकते हो जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। मतलब इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी की जो भी वैल्यू आएगी इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, इज डिविजिबल बाय एन। तो इस कंसेप्ट का फायदा क्या है, इसको कंसेप्ट का देखो फायदा ये है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसी दे दी कि जो वैलिड स्टेटमेंट ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो कैसे। मान लो ये कहता कि भाई 30 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। अब यहाँ पर दिखने में तो कुछ गलती है ही नहीं ना, दिखने में तो कुछ गलती नहीं है यहाँ पर कि भाई 30 लिखा है, कॉन्ग्रुएंट लिखा है, 3 लिखा है, मॉड एम लिखा, मॉड 5 लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो गलत क्या है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का वो ये कहता है कि अगर आप इसको इधर लाते हो तो 30 माइनस 3 आएगा 27, 27 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 27 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि भाई स्टेटमेंट आपको दे दी और पूछ लिया जाए कि स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप देखोगे यार सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, ठीक ही होगा सर, टिक कर दो, ट्रू आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मतलब समझ गए कि यहाँ पर अगर ये नंबर आप इधर लेकर आओगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे एन से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, एन इनका डिवाइजर होगा ए माइनस बी, या फिर आप जो ए मॉडुलो बी मॉडुलो अरिथमेटिक में लिखते हो उसको भी आप कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है अगर आप 5 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आपके पास 12 आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंस मॉडल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, इस 12 को हम इधर लेकर आएंगे तो हम कहेंगे x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5k। जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके साथ में कुछ ना कुछ इंटीजर्स आते हैं, तो हम कोई भी नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उसको हम इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी इंटीजर। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस -12 को आप उधर लेके जाओ तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 5k प्लस 12। अब आपको क्या पूछा है इसने, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की आपको वैल्यूज बतानी है, एक सेट बना देना है जो जो वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। कैसे पॉसिबल होगी, देखो k यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटीजर है, तो इंटीजर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई लिमिट तो नहीं दी हुई। कोई लिमिट अगर दे दे तो आपको बाउंड कर दिया तो उसी हिसाब से चलना है, कोई लिमिट नहीं दी तो सारे इंटीजर्स आपको लेके चलने हैं। तो मैं 0 लेके अगर चलूं
इफ के इक्वल्स टू 0, उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 + 12, 12 आ जाएगा। अगर k की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 5 + 12, 17। अगर k की वैल्यू लेते हैं 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 5 = 10 + 12, 22। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूँ, क्योंकि नेगेटिव से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, वो भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन नहीं है तो। अगर x की वैल्यू ले ली हमने -1, उस केस में k की वैल्यू, उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो -5 प्लस में 12, 7 आ जाएगा। अगर k की वैल्यू -2 ले लें, तो यहाँ आएगा -10 प्लस में 12, तो ये आ जाएगा 2। इस तरह से और डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू। तो सेट ऑफ वैल्यूज अगर आप बनाएंगे, तो पहले आपने क्या करा, 0 पे वैल्यू रखी 12, पहले तो आप इसको लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, इस साइड आप देख रहे हो कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, 17, अगली वैल्यू 22, और निकाल सकते हैं ऐसे जितने मर्जी निकाल सकते हैं, तो डॉट 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 लगा के छोड़ दो। और इधर से वैल्यू लेंगे तो 7, फिर 2, फिर और वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आती जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जितनी मर्जी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेट्स के लिए आप इसको ब्रेसेस में डाल दो, ये आपका आंसर बन गया। या फिर लिखने का एक तरीका और भी है, आप कैसे लिख सकते हो, आपने जब जीरो से वैल्यू निकाली तो कितनी वैल्यू आई, 12, तो जीरो पे आपने वैल्यू निकाली 12, या आप इसमें से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू ले लो, पहले 2 आ गया। और 2 के बाद आपने क्या करना है, इस साइड में वैल्यू आपकी 5 बढ़ती जाएगी, और इस साइड में वैल्यू 5 घटती जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को इकट्ठे लिखना चाहते हो तो +-5, जो भी यहाँ पर होगा ना, जो भी यहाँ पर होगा वही आपका प्लस माइनस होगा, यानी वही वाली वैल्यू बढ़ेगी, प्लस भी होगी और माइनस भी होगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इधर 5 बढ़ता जा रहा है और हम कम करते जा रहे हैं, तो 5 घटता जा रहा है। तो जब आप अगली वैल्यू लोगे, तो 2 में हमने यहाँ पर +-5 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 +-10, उससे अगली क्या आएगी, 2 +-15। तो आपने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, सारे आपने सेट बना के लिख दी, ये आपका आंसर आ गया। तो आप अपने आंसर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अपने आंसर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m, यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज करो, यहाँ पर ये आएगा 147 - 3 इज डिविजिबल बाय m। तो 147 - 3 यानी 144 आ गया, और ये m से डिविजिबल है, यानी m इंटू में k कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पर भी आप बारी बारी से k की वैल्यू रख के फिर आप अपना आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप सिंपली ये कर सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो जो यहाँ पर वैल्यू आई ना, उसके फैक्टर्स लिख दो, जो इसके फैक्टर्स आएंगे वही तो इससे डिविजिबल होंगे ना, जो इसके फैक्टर आएंगे उन्हीं से तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो फैक्टर ऑफ 144 क्या बन जाएंगे, इसके जितने भी फैक्टर हैं वो सारे लिख लो। फैक्टर ऑफ 144 आर, सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता ही है, 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 9 के अलावा 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 के बाद फिर 18 से हो जाएगा, 18 के बाद फिर हो जाएगा ये 24 से हो जाएगा, 24 के बाद 36 से भी हो जाएगा, 36 के बाद आई थिंक ये हो जाएगा 72 से भी हो जाएगा, 144 से भी हो जाएगा, और 40, 3 × 4 = 12, 3, 48, 48 बीच में रह गया, 48 चल लास्ट में लिख देते हैं, 48 से भी हो जाएगा। और कोई नंबर तो नहीं रह गया। तो जितने भी इसके फैक्टर्स थे वो सारे हमने लिख लिए, 2, 3। तो अब यहाँ से जब m की वैल्यू आप निकालोगे, अब जो हमारी डेफिनेशन थी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की, उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स में आप सारे फैक्टर लिख देना, बस 1 को मत लिखना, 1 को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर लिख दो, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 48,
72 एंड 144। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसमें कहता है इक्विवेलेंस क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास आप कहोगे सर एक नई चीज और आ गई, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि नई चीज कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं, लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या है। द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन इज डिनोटेड बाय दिस। कॉन्ग्रुएंस क्लास को इस तरीके से आपको डिनोट करना है, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो सब इंटीजर्स लिखने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसका लिखने का जो मतलब है वो यही है। तो हमें ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पूछता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5। तो ये पूछता है कि हमने मान लिया इसको कि x हमारे पास एक नंबर है जो कि इसके बराबर है, इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास है। इसी चीज को अगर ये ऐसे लिखता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इसको, 3 अंदर लिखेंगे और जो मॉड के साथ होता है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये 3 मॉड 5 इस तरह से बन गया। ठीक है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है वैसे ही जैसे हमने पीछे निकाली थी, सेम वही तरीका रहेगा। आप 3 को इधर लेके जाओगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5k। अब यहां से -3 को उधर लेके जाओ, 5k प्लस में 3। तो अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ भी आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो आप x की सारी वैल्यूज लिख सकते हैं जो भी पॉसिबल है। तो आप 0 पुट कर लो, सबसे पहले 0 पुट करने पर वैल्यू आ गई 3। उसके बाद फिर यहाँ पर 5k है, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस 5 करते चलना है। तो प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5, उसके बाद 3 प्लस माइनस 10, फिर 3 प्लस माइनस 15। इस तरीके से आप 5 हर बार बढ़ाते जाओगे तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आती जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको सीधा यहाँ पर देखना है कि 3 मॉड 5 है, तो आपने वैल्यू लेनी है पहली वैल्यू 3 लेनी है। उसके बाद 5 है यहाँ पर, तो प्लस माइनस 5, फिर आगे 5 बढ़ाते जाओ, प्लस में भी करते जाओ, माइनस में भी करते जाओ। एमसीक्यू में तो फटाफट आपका आंसर निकल गया। सब्जेक्टिव है तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखा दो। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको इसको लिखना है सही तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलो अर्थमेटिक। अब मॉडुलो अर्थमेटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहली एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, दो नंबर्स हैं a प्लस बी, उनका सम करने पर c के बराबर आता है, तो ऐसे केसेस में अगर आप मॉड लगा दो इन सब के साथ, a मॉड n, b मॉड n, c मॉड n, तो ये रिजल्ट भी ट्रू होगा। या आप इसको इकट्ठा भी करके लिख सकते हो, या a प्लस बी इकट्ठा करके लिख दिया हमने, a प्लस बी मॉड n। ठीक है, यानी a प्लस बी मॉड n जो होगा ये a मॉड n प्लस में b मॉड n के बराबर होगा। आप इकट्ठा करके लिख दो या सेपरेट करके लिख दो, बात दोनों सेम पढ़नी है। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n अगर है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर ऐड करते हो, जैसे आपने k ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी b के साथ आपको k ऐड कर देना है। सिर्फ आपको b के साथ ऐड करना है, n के साथ कुछ नहीं करना। n जैसा है वैसा का वैसे ही रखना। पहली प्रॉपर्टी में भी n का कुछ नहीं करना, दूसरी प्रॉपर्टी में भी n का कुछ नहीं करना, तीसरी चौथी जो भी प्रॉपर्टी होंगी ना, किसी में भी n का आपको कुछ नहीं करना है। जो भी करना है वो बाकी जो इंटीजर्स है उसमें करना है। अब यहाँ पर कहता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n। दो अलग अलग आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। जब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे a प्लस बी, राइट के साथ राइट ऐड कर देंगे b प्लस डी, लेकिन n के साथ n ऐड मत कर देना, n के साथ n ऐड मत करना, सिर्फ वहां पर आएगा मॉड है। तो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चन है कि कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास क्या तरीका हो सकता है कि भाई आप इस सबको प्लस कर लो, प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम चलें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सबका मोड अलग अलग निकाल दें। 481 इसका मोड अलग निकालेंगे, 392 इसका मोड अलग निकालेंगे, 604 इसका मोड अलग निकालेंगे, 937 इसका मोड अलग निकालेंगे। अब 481 को डिवाइड करो आप 8 से, तो 8 6 48, 1 बचेगा,
तो 1 इसका रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर करते हो आप इसको डिवाइड, तो कितना बनेगा, 8 4 जा 32, 7 बचेगा, 8 9 जा 72, रिमाइंडर आएगा 0, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ करोगे 8 7 56, बचा 4, 44 बना, 44 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर बच गया 4, 8 1 जा 8, फिर 1 बचेगा, 8 1 जा 8, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा, 8 7 जा 56, तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब जितने भी रिमाइंडर हैं इन सबको आप आपस में ऐड कर दो, 1 और 4 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आ जाएगा 6 मॉड 8, और 6 8 मॉड का मतलब है कि 6 को डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6, क्योंकि नंबर तो इससे छोटा ही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये जो नंबर है इन सारे नंबर को ऐड करने की बजाय आप इन नंबर्स को आप ऐड करके फिर इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। और आप कहोगे सर फायदा क्या हुआ इसका, हम इनको ऐड कर लेते इजीली, फिर 8 से डिवाइड कर देते, तो भाई प्लस में कुछ हद तक बात आपकी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये नंबर जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई की पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और मल्टीप्लाई में अगर इस तरह के नंबर आ गए तो फिर सोचो कि आप मल्टीप्लाई कर पाओगे इनको, फिर हमें यही करना पड़ेगा। एडिशन में आप जैसे मर्जी करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है कुछ भी डिफरेंट नहीं है प्लस वाली से, जहां प्लस का साइन था वहां उठा के मल्टीप्लाई लगा दो, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू सी है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ भी a मॉड n इंटू में b मॉड n इक्वल टू सी मॉड n, या फिर आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो a इंटू बी मॉड n। अगर आपने यहाँ पर k मल्टीप्लाई कर दिया तो आप b के अंदर भी k मल्टीप्लाई कर दोगे, एन के अंदर फिर कुछ नहीं करना, ठीक है, एन में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग हैं, तो इसकी लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। मॉड एन का स्क्वायर नहीं करना है, मॉड एन को मॉड एन रहने दें। तो अब ये नंबर है, इसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना है अगर आप 5 से डिवाइड करते हो। तो 5 से डिवाइड करने पर अगर आप ये सोचो कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर निकालोगे तो भैया बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ। तो हम इसको बारी बारी से 5 1 2 मॉड 5 ये लिख लेते हैं, 3 9 8 मॉड 5, 1 1 4 मॉड 5, 7 5 6 मॉड 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यहां पर रिमाइंडर करते हैं तो 3 बचेगा, यहां रिमाइंडर लिखेंगे 4 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। इसका तरीका तो आई थिंक सबको पता होगा ना, 5 से डिवाइड करने पर तो आसान है, अगर कोई और नंबर होता उससे डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन 5 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, तो आपके पास 24 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और 24 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आप करोगे तो उससे आपको पड़ेगा आसान। अगर आप किसी और तरीके से करोगे, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करके सोचोगे, तो आपको पड़ेगा लंबा। अगर एमसीक्यू आता है, अगर एमसीक्यू आता है तो ये और आसान हो जाता है। आपको क्या कर लेना है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आए 0 आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4, मतलब सिंगल डिजिट में आंसर आएगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, सिर्फ लास्ट की डिजिट यहाँ से पिक करो, 2 इंटू 8 16, सिर्फ लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8 16, 16 4 जा 64, और 64 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 6 36 और 2 38, 384 आ गया, लास्ट में 4 आएगा, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो आप ये अप्रोच भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच यूज करनी है आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हो। एमसीक्यू के लिए मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा अलग से, तो उसमें ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हो। अभी पहले सब्जेक्टिव अच्छी तरह समझ लो, बेस को मजबूत कर लो, फिर उसके बाद शॉर्टकट का तो खेल ऐसा है कि उसको हम अपने हिसाब से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 231 525 इंटू 74। इसकी लास्ट की हमें 2 डिजिट फाइंड करनी है। अब लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका मॉड 100। ठीक है, मॉड 100 हमें निकालना है, तो ये जो वैल्यू आ रखी है ना, इसका मॉड 100 निकालना है।
क्योंकि इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे सारे 2 डिजिट नंबर होंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी मिल जाएंगी। अब उसके लिए अगर इसको आप डिवाइड करते हो 231 को, पहले आप इनको अलग अलग कर लो। 231 को 100 से डिवाइड करोगे तो 31 बचेगा। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 25 बचेगा। और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 74 ही 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट ही बचेगी 74। अब यहाँ पर आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे छोटा नंबर हो नहीं सकता। तो 74 को पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आपके पास आएगा? 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये 185 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 31 से, इस जीरो को बाद में लगा देना, ठीक है, सिर्फ 185 को कर लो। 5 8 और 1, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो आगे आपके पास 5735 और लास्ट में लगा देंगे 0। अब 5735 आपके पास आया, इसका अगर आप मोड 100 निकालेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट बचेगी, लास्ट की 2 डिजिट है हमारे पास 50। तो हमारा जो आंसर है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की जो 2 डिजिट है ये आ जाएंगी 50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। जब आपको लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो आपको निकालना पड़ेगा मोड 1000। ठीक है, आपको निकालना है मोड 1000। तो यहाँ पर 5219, इसका मोड अलग निकाल दो, इंटू 3217, इसका मोड अलग निकाल दो। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 219, इसको करेंगे आएगा 217। अब तो आप 219 और 217 को कर लो मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63, 7 + 6 13, 7 2 जा 14 + 1 15, 9 1 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4। ये आएगा आपके पास 47253, और इसका निकालना है आपको मोड 1000, यहाँ भी 1000 है, यानी लास्ट की 3 डिजिट ले लो, 523, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको जो क्वांटिटी मैथ्स का आप करोगे उसके अंदर भी मिलेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास a कॉन्ग्रेंट टू b मॉड n है, अगर आपने इधर पावर कर दी a की पावर k, तो वही पावर आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है 5 की पावर 10 मॉड 3 आपको फाइंड करना है, यानी 5 की पावर 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है वो आपको बताना है। अब 5 की पावर 10 को कैलकुलेट करना कोई मजाक बात तो है नहीं। अगर हमें एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम यहाँ पर फंसेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 की पावर 10 को हम सॉल्व ऐसे इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास कोशिश ये करनी है कि आपके पास रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। जी हाँ, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन लास्ट का जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव नहीं छोड़ना। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप -1 लाते हो रिमाइंडर तो कैसे लाना चाहिए, और अगर आप +1 ला सकते हो तो कैसे लाना चाहिए। तो आप 5 की छोटी पावर से स्टार्ट करो। जैसे 5 की पावर अगर मैं लूँ मान लो 1,
तो 5 की पावर 1 मतलब 5 ही हो गया, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 भी छोटा ही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि 1 आ जाए। एक इवन एक ऑड या फिर दो ऑड नंबर होंगे तो 1 आ सकता है, दोनों इवन होंगे तो 1 नहीं आएगा। तो 5 की पावर अगर मैं ले लूँ 5 की पावर ले लूँ मैं 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है, ये होता है 25। और 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 3 8 24 होता है। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 5 की पावर 2 से स्टार्ट करूँ तो 5 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 3, यानी 5 की पावर 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से और 3 से तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर आ सकता है। अब यहाँ पर पावर आपको 10 तक पहुँचानी है। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ रखा है कि पावर की अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 2 यहाँ पर है तो 5 की पावर 5 यहाँ पर कर दो। अब जो पावर आपने यहाँ पर करी है वो यहाँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन 1 लाने का फायदा यही तो है, 1 लाने का मैजिक यही तो है कि 1 की पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहना है। तो यानी यहाँ पर 5 की पावर 10 आ गया और यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। तो 5 की पावर 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5 की पावर 10 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 9 की पावर 9 मॉड 11, यानी 9 की पावर 9 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो क्या हमारे पास रिमाइंडर बचता है। अब 9 की पावर, देखो यहाँ पर 9 है तो हम कोशिश ऐसे ही करें, जैसे अगर हम 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसको रिमाइंडर आपका 9 भी बच सकता है और रिमाइंडर -2 भी बच सकता है। ठीक है, -2 कैसे, अगर हम 9 को डिवाइड करना चाहें 11 से तो 11 बन जाए 11, तो रिमाइंडर -2 आ गया। अब रिमाइंडर जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें कभी आपको -2 नहीं छोड़ना है, तो आप -2 का क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, लेकिन ये देखो कि क्या इसको यूज करने से हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। हमें 9 की पावर 9 पर जाना है, तो अगर मैं 9 की पावर पहले 3 चेक कर लूँ, क्योंकि 9 की पावर 3 भी आप इजीली निकाल सकते हो, जो इजीली आप निकाल सकते हो वहां पर आप जाओ। 9 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 to 9, 9 into 9 into 9। 3 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को 9 तक जाना है, तो अगर मैं जो भी आंसर अब आएगा ना उसकी पावर एक बार और 3 कर दूंगा तो सीधा 9 पे पहुंच जाऊंगा, तो मुझे डायरेक्ट ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, कम स्टेप्स में काम हो जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से करना चाहो तो आप कर सकते हो, आंसर सबके सेम आएगा अगर तरीका सही होगा। अब 7 to 9 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ 11 से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ लिया 9 की पावर 3, देखो यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 66, 12 - 6 9, तो 12 - 6 6, 9 ऊपर से उतार लिया, 11 6 66, तो रिमाइंडर बच गया 3, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो 3 रिमाइंडर आ गया। अब क्योंकि पावर मुझे 9 तक जाना है तो सीधा मैं 9 की पावर 3 फिर इसकी पावर 3 कर दूँ, तो ये 3 की पावर 3 आ गया। अब 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 की पावर 3 27 हो गया, और 27 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 2 जा 22, यानी रिमाइंडर बचेगा 5। तो आपका जो आंसर है ये आ गया 9 की पावर 9 मॉड 11, इसका आंसर आ गया आपके पास 5। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इसकी जो लास्ट में जो भी आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो डिजिट बचेगी ना वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 की पावर 50। जब भी यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 की पावर जो भी दे रखा है ना उसका मॉड 10 निकालना है, क्योंकि इससे छोटे जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे 1 डिजिट नंबर ही बनेंगे। अब 3 की पावर आप ऐसे स्टार्ट करो। अब यहाँ पर मैं आपको माइनस वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला कंसेप्ट बड़े काम आएगा। देखो 3 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 9 बना, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा। लेकिन दूसरी अप्रोच अगर आप इसमें लगाओ, माइनस वाली अप्रोच लगाओ कि 9 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वो स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट हमने उससे नहीं करा, तो रिमाइंडर -1 आ गया। रिमाइंडर अगर -1 आ जाए तो फिर आप इसी अप्रोच से स्टार्ट कर दो। कोशिश ये करनी है कि रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए, उससे ज़्यादा आसान रहता है 2 या 3 के मुकाबले। लेकिन अगर 1 लाने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है फिर 2 3 से काम चला लो। तो अब यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर 2 से स्टार्ट करता हूँ तो रिमाइंडर बना -1,
अब यहाँ पर पावर चाहिए मुझे 50, तो 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर कर देते हैं 25, इसकी पावर भी 25 कर देंगे। ये तो बन गया 3 की पावर 50, ये बन गया -1। अब 3 की पावर 50 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, लेकिन फाइनल आंसर कभी भी माइनस में छोड़ना नहीं है, तो इसलिए माइनस वाला का जो रिमाइंडर है इसको वापस आप प्लस कर दो। वापस प्लस करने के लिए आप सीधा 10 में से 1 माइनस कर लो, 9 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे भी आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट वाइज देखोगे तो -1 को आपको डिवाइड कर लेना चाहिए 10 से, तो -1 पे करेंगे, यहाँ -10 आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे 9 आ, नहीं तो सीधा सीधा माइनस करो, 10 - 1 9, ये आपके पास रिमाइंडर आ। तो यानी जो यूनिट डिजिट आएगी इसकी, ये यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। यहाँ पर कहता है कि 11 की पावर 132, जब भी 2 डिजिट वाले नंबर आएंगे तो आप सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को कंसीडर करो, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी है, बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब लास्ट में अगर यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 की पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहता है, तो यानी इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ जाएगी। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो सीधा आंसर आपका 1 आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो भाई इसको भी इसी तरीके से। यहाँ पर 11 मॉड आपको 11 से स्टार्ट कर दो, 11 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 10। 11 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, पावर 132 करनी है, इसकी पावर 132, 1 की पावर भी 132, आंसर आ गया आपका 1, यानी इसकी लास्ट डिजिट आ गई 1। एमसीक्यू है तो ये भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का मतलब है कि आपको मॉड 100 निकालना है, तो 2 की पावर 20 का मॉड 100 निकालना है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 1 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, तो 1 रिमाइंडर नहीं आ सकता तो कुछ और कोशिश करेंगे रिमाइंडर आ जाए। अब यहाँ पर 2 की पावर 20 है, तो मैं सीधा जंप करता हूँ 2 की पावर 10 पर, तो 2, क्योंकि 2 की पावर है, खाली 2 की पावर 10 को कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और आप लोगों को बहुतों को शायद याद भी होगा कि 2 की पावर 10 कितना होता है। अगर नहीं भी याद होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो इजीली, कि 2 की पावर 10 होता है 1024, और इस 1024 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 24। अब इसका फायदा ये हुआ कि 2 की पावर 10 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ भी 24 की पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 20, यहाँ पर आ जाएगा 576, 24 का स्क्वायर, और 576 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 76 बचेगा, यानी जो लास्ट की 2 डिजिट है इसकी ये आ जाएगी 76, लास्ट 2 डिजिट, पहली डिजिट 7, दूसरी डिजिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, आपको छोटे से छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बताना, मतलब पॉजिटिव बताना, ठीक है। कान ये सीधा नहीं पकड़ रहा, कान को घुमा के पकड़ रहा, सीधा सीधा नहीं कह रहा पॉजिटिव इंटीजर बता दो, ठीक है। वो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव बता दो, बात तो वही है, पॉजिटिव ही पूछ रहा है आपसे। तो 2 की पावर 12 को अगर आप 41 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आता है। देखिए 2 की पावर, अगर हम देखो यहाँ भी 12 तक जाना है, अगर मैं 5 ले लूंगा तो भी काम मेरा हो जाएगा, लेकिन उससे बेटर है कि मैं 2 की पावर 6 ले लूँ, क्योंकि इससे डायरेक्टली हम 12 पे जा सकते हैं। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 को अगर आप 41 से डिवाइड करते हो तो 1 पे ही जाएगा, 23 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 की पावर 6 की पावर 2 करोगे आप तो यहाँ पर 23 की पावर 2 कर देंगे, 23 की पावर 2 का मतलब हो गया 529। अब आप 529 को डिवाइड करके देखेंगे 41 से, 529 को डिवाइड करके देखेंगे 41 से, तो आंसर बनेगा आपका 37।
41 से छोटा है, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 37। आगे कहता है 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 11। अब 9 की पावर अगर 10 आप स्टार्ट करोगे तो मैं पहले 9 से स्टार्ट करता हूँ। 9 9 स्क्वायर अगर हम ले लें, या सिर्फ हम 9 लें, 9 से लेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है। ठीक है, इसी से स्टार्ट कर दो। 9 को अगर हम डिवाइड डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा -2, क्योंकि 9 तो छोटा है ना। तो रिमाइंडर चाहे नेगेटिव आपको मिल जाए चाहे पॉजिटिव मिल जाए, छोटा रिमाइंडर मिलना चाहिए। 1 यहाँ पर लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं 9 की पावर 81 करता हूँ तो भी 11 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर नहीं बनेगा, तो इसलिए बेटर है कि मैंने 9 ही ले लिया खाली, क्योंकि रिमाइंडर -2 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आप कर दो 9 की पावर 2 यानी 81 हो गया, और यहाँ पर भी इसकी पावर 2 कर देते हैं। 2 की बजाय आप करो 9 की पावर 5, तो यहाँ भी आपके पास 5 हो गया। अब 5 करने का फायदा ये हुआ कि ये बन गया -32। अब -32 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 3 जा 33 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। -32 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना। ये कितना था 9 की पावर 5, अब 9 की पावर 10 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 1 की पावर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 2 का मतलब 1 हो गया, तो इसका रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। और उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट हमारे पास बचता है, जिसमें हम एडिशन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, सब्ट्रैक्शन मॉडलो, ये मॉडलो पढ़ते हैं। इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एडिशन मॉडलो का मतलब है कि ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो उनका जो एडिशन मॉडलो है, मतलब ए प्लस बी मॉड एम, इसको डिनोट करने का, तो चीज़ यहाँ भी वही कर रहा है। चीज़ पूरे चैप्टर में चीज़ें लगभग सेम चल रही है, बस थोड़ा सा अलग अलग एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ये कह रहा है कि दोनों नंबरों को ऐड करके उसका मॉडुलो जो एम है उसको हम एस से शो करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं और नीचे बेस में लिख देते हैं एम, वेर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज दिस। तो हमने लिखा है यहाँ पर जो भी इंटीजर होगा ना ए और बी, उसके बीच में लगा देंगे प्लस एम, इसका मतलब होगा ए प्लस बी मॉडुलोस एम। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ए प्लस वी की वैल्यू अगर एम से बड़ी आती है तो आप उसका मॉडुलो निकाल दो, मॉडुलो निकाल के रिमाइंडर उसका निकल जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू अगर एम से छोटी आती है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो तो ऑब्वियस है ही कि मैं ए प्लस बी करता हूँ, मान लो 7 आ गया और मॉड 8 निकालना है, तो आंसर उसका 7 रहेगा ही रहेगा। तो अगर प्लस करने के बाद जो एम आपको दिया हुआ है उससे वैल्यू छोटी रहती है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर वैल्यू उससे बड़ी हो जाती है तो हम उसका मॉड निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एडिशन मॉडुलो 9 इफ ए एंड बी आर दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 प्लस, और किसका मॉडुलो निकालना है, 9 का, और यहाँ पर आ गया 12। ये दोनों इंटीजर 4 और 12 इधर रहेंगे, मॉडुलो एम इधर आ जाएगा, तो 12 और 4 16 आ गया, तो ये बन गया 16 मॉड 9। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी होती तो वही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब हम इसका मॉडुलो निकाल लेंगे। मॉडुलो का मतलब है 9 से डिवाइड कर दो, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे 7 बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 7। फिर ऐसे इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन मॉडुलो है, तो सेम चीज़ है, वही ए माइनस बी करना है, यहाँ पर नीचे मॉडुलो एम आ गया, तो यहाँ कहता है कि सब्ट्रैक्शन मॉडुलो निकालो 7 का, किसके लिए, 4 और 12 के लिए। तो 4 और 12, तो यहाँ पर ए माइनस बी, अगर आप बड़ी वाली जो टर्म है ना इसको आप पहले लिख लो, 12 माइनस 4, ठीक है, इसका 7 निकालना है मॉडुलो, तो 12 माइनस 4 8 आ गया, तो 8 मॉड 7, 8 मॉड 7 का मतलब आंसर आ गया आपका 1, क्योंकि 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड एम नीचे यहाँ शो करेंगे। तो जब ये पूछेगा आपसे कि भाई मॉडुलो 8 आपको बताना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 बताना है किसका, 3 और 11 का, तो 3 इंटू 8 और यहाँ पर आ गया 11, तो 11 3 जा 33 मॉड 8। अब 33 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32,
रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से जो मॉडुलो वाले क्वेश्चंस हैं आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो हमारा वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें कांग्रेस मॉडुलो, मॉडुलो अर्थमेटिक, इक्विवेलेंस क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि जिनको अप्लाइड मैथ का कंटेंट की नीड है वो इस चैनल पर आ सकें और उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।